Hi, my name is Vishal. I'm a SEBI registered analyst. Welcome to my YouTube channel Trihan Talks. आज हम आपके सामने लेके आए हैं थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज, जहां पे हम बात कर रहे हैं 7 स्टेप गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन आज का है डिफाइनिंग द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। नाउ क्राइटेरिया फॉर स्टॉक सिलेक्शन, मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं विच कुड हेल्प यू आउट। हमने पहले दिन ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे 4,000 कंपनियां लिस्टेड हैं और हम हर एक कंपनी को स्टडी नहीं कर सकते। तो जितनी देर तक हम अपने लिस्ट को फनल आउट करके कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे नहीं चले जाते, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टडी देम और फाइनलाइज द इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कौन से टाइप में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर एक पर्सन का कंफर्टेबल लेवल जो है अलग अलग होता है, रिस्क को लेके और ग्रोथ पोटेंशियल को लेके। मतलब कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरफ जाते हैं, जिनको अंडर वैल्यूड स्टॉक चाहिए। कुछ ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बढ़ती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए आईटीसी जैसी कंपनियां आती हैं जिनमें लोअर कैपिटल गेन्स वो ही शामिल है। वेदांता जैसी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। तो अलग अलग स्टॉक क्राइटेरिया अलग अलग लेवल, अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को सूट करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लें। अब मान लीजिए अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है, तो इसका मतलब है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल जो यूनिवर्स है वो डेरिवेटिव स्टॉक्स है, एफ एंड ओ स्टॉक्स है। तो हमारे एफ एंड ओ स्टॉक्स में 180 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। आपको उन्हीं स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए, उन्हीं में आपके प्राइस एक्शन देख के और अपना डिसीजन लेना चाहिए टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे कि कहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बन सकता है या फिर कहाँ पे एक स्कैल्पिंग बन सकती है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका बिल्कुल क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ डिसाइड किए हैं क्राइटेरियाज, आई गेस, जो आपको हेल्प आउट करेंगे ये डिसाइड करने की आपको किस टाइप के स्टॉक्स में जाना चाहिए। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करें वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बताती है कि कंपनी कितनी बड़ी है और उसमें कितने शेयर होल्डर्स हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एक्चुअली, अगर हम इसकी डेफिनेशन को जाने तो आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स, कितने शेयर्स हैं कंपनी के और एक शेयर का कितना भाव है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाता है। लार्ज कैप कंपनीज, इंडिया में ऐसी कंपनीज लिस्टेड हैं जो बहुत ही बड़ी हैं, जैसे कि रिलायंस, HDFC, HUL। ये कंपनियां बहुत सालों से काम कर रही हैं और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के भी ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद हमारे पास मिड कैप सेक्टर आता है। और मिड कैप सेक्टर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन तो ये कहती है कि सबसे पहली जो सबसे बड़ी 150 कंपनियां जो इंडिया में लिस्टेड हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं। उसके बाद जो कंपनियां 100 150 से लेके 500 तक आती हैं वो मिड कैप कहलाती हैं। तो आप जानिए कि आपका मिड कैप का भी रेंज बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ तक की कंपनियां मिड कैप क्षेत्र में आती हैं। देन हमारे पास स्मॉल कैप है। अब 500 से नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां वो स्मॉल कैप में आती हैं। अब स्मॉल कैप कंपनियों में भी कई कंपनियां जो हैं वो 30-40 हज़ार करोड़ तक भी चली जाती हैं। और क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अवेलेबल है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि आपको ये डिसाइड करना है आपको बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है या आपको छोटी कंपनियों में निवेश करना है। ये आपका डिसीजन इम्पैक्ट करेगा कि आप रिस्क कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और आप कितने गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको रिस्क कवर करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो होगी वो निफ्टी 50 की कंपनियों में होगी। यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो अपने अपने इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं वो निफ्टी 50 में लिस्टेड है। तो अगर हम एग्जांपल ले लार्ज कैप कंपनीज की, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास HDFC बैंक है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14 लाख करोड़। तो ये कि लार्ज कैप बिजनेस है। एट द सेम टाइम इसमें रिस्क बहुत ही कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप देखें। हालांकि ये HDFC बैंक का शेयर जो है पिछले कुछ सालों में कोई खास रिटर्न नहीं जनरेट कर पाता। तो पर एट द सेम टाइम मार्केट में अगर गिरावट भी आती है तो HDFC बैंक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती।
वन के आप देखें कोविड के फॉल में भी जैसे ही मार्केट रिटर्न करता है, रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती हैं, तो अब बहुत जल्दी प्राइस जो है अपने प्री कोविड लेवल्स पे आ जाते हैं और स्टॉक अपने नॉर्मल ट्रेडिंग लेवल पे ट्रेड करना शुरू कर देता है। बैंकिंग क्षेत्र में हम और देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इनमें भी ये आप देखेंगे, आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है। ये बैंक का शेयर भी प्री कोविड लेवल पर आने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा था। एट द सेम टाइम यहाँ पे गिरावट भी कुछ खास नहीं आती है। तो ये एक स्टेबल जर्नी के लिए आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये कंपनियां कुछ ना कुछ डिविडेंड यील्ड भी देती रहती हैं, तो वो भी एक फैक्टर ऑफ इंपॉर्टेंस है। देन हम अनदर सेक्टर की बात करें तो हम रिलायंस की बात कर सकते हैं। रिलायंस जो है 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और हम इसका अगर प्राइस चार्ट देखें तो ये धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ता रहता है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन तो चाहे ना ही आए, बट आपके पास कैपिटल का जो रिस्क है वो कम हो जाता है और एक स्टेडी गेन भी आना शुरू हो जाता है, अलॉन्ग विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज वेल। पर अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है और स्मॉल कैप कंपनियों में उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो आज की डेट में छोटी हैं, पर कल आने वाले समय में इनका स्केल जो है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो कुछ रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूँ। जुपिटर वैगन्स, अगर हम एक कंपनी की डिस्कशन करें तो ये 23,000 करोड़ का है। ये कंपनी जो है रेल वैगन्स बनाती है। तो जैसे ही रेलवे थ्री के स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में चले, तो इस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर रिटर्न क्रिएट किया। 23 में इसका प्राइस जो 100 था, वो 700 का प्राइस टच किया 2024 में। तो एक साल में स्टॉक ने 4 गुना का गेन रिकॉर्ड किया। सिमिलरली इसी रेलवे थीम के रिलेटेड एक और स्टॉक था जिसमें रेलटेल था। रेलटेल के स्टॉक को आप जाने तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो गेन है 170 150 का स्टॉक जो है बेसिकली 500 तक जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 3x गेन मिलता है। बट अगर हम सिमिलर कंपैरिजन करें नाउ, जब अब मार्केट करेक्शन चल रहा है, तो ये वाले स्टॉक है अपने ऊपर वाले लेवल से नीचे तक करेक्शन भी ज्यादा देते हैं। तो ये 30 से 35% करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। बट एट द सेम टाइम आप कोटक की बात करते हैं जो मैंने अभी दिखाया था, और रिलायंस या एचडीएफसी की बात करें, तो उनमें बढ़त अगर कम आती है तो उसमें गिरावट भी कम आती है। तो ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का तरीका है जिसमें हम कहते हैं जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें कुछ स्टॉक्स रखें जो लार्ज कैप के लिए हों, कुछ स्टॉक्स रखें जो मिड कैप के लिए हों, कुछ स्मॉल कैप के लिए हों। अब मैं आपको एक और कंपनी की कैप्लिन पॉइंट, ये कंपनी आपके लिए फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस में आती है। और इस कंपनी के अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो जैसे 2023 में ये 678 का शेयर है, अराउंड 700। ये आज की डेट में 2500 का ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। तो ये स्मॉल कैप, अगर आप स्मॉल कैप को पकड़े तो यहाँ पे आपके पास रिस्क बढ़ता है, पर एट द सेम टाइम ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो इसलिए पहली वाली स्लाइड ये कहती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अगर इसको। तो आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप रखें, कुछ मिड कैप रखें, कुछ स्मॉल कैप रखें, ताकि आपका पोटेंशियल रिटर्न का लेवल जनरेट हाई हो और आपका रिस्क जो है आपके कंट्रोल में रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। वी कैंट पुट ऑल द एग्स इन ए सिंगल बास्केट, ये बहुत ही फेमस कहावत है और इसी को लेके हुए हम आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन को लेके मैंने पहले वाले सेक्शन में भी ये डिस्कशन किया था। डिवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग सिर्फ एक ही स्टॉक में अगर अपना सारा का सारा पैसा लगा देते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर तो वो स्टॉक चला तो वो मल्टीपैगर रिटर्न कमाएंगे, पर अगर वो डूब गया तो उनकी कैपिटल इरोड हो जाती है। तो ये एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका पैसा जो है डिवर्सिफाई होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं मार्केट में लिस्ट करने इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेहतर है कि आप सारे के सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाएं। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए हम वापस कुछ स्टॉक्स को ही एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ये फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की डेट में हमारे पास कैम्स, इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़ रहा है और इसके ऊपर सरकार का भी बहुत जोर है। और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है लगातार इसको ग्रो कर रही है। इसका सीधा सीधा असर जो जाता है ऐसी कंपनियों पे जाता है जैसे कि कैम्स। कैम्स जैसी कंपनी जो है वो एक रैपिड ग्रोथ पाथ के ऊपर है। तो ये एक स्टॉक हो गया जो आप फाइनेंशियल सेक्टर से चूज कर सकते थे। हमारे पास कुछ पीछे सरकार ने अनाउंस किया था कि हम
मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा सहयोग देना चाहते हैं। तो हमारे पास कुछ कंपनीज लिस्ट हुई थी इसी सेक्टर में, उसमें से एक कंपनी थी काइंस। तो आप देखें, इस सेक्टर की कंपनी ने, क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट था मार्केट का, और मार्केट का भी सपोर्ट था, इसने 3x रिटर्न बनाए पूरे 1-2 सालों में। तो ये एक टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट आप ले सकते थे। अब हम फिर से फाइनेंशियल्स की बात करें, तो पहले तो म्यूचुअल फंड हो गया, अब हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल, ये एक फंड हाउस है और एक्चुअली कॉन्ग्लोमरेट है, जो एसेट वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी करती है कंपनी, और अपने पास स्टॉक ब्रोकिंग का काम भी करती है। तो आप देखिए, इस स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न बनाया है, 5x का रिटर्न बनाया है। तो देन ऐसे ही आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन की ओर चलिए। हमने पहले अभी दो डिस्कस किए जो स्टॉक्स है, जो जुपिटर वैगन और रेलटेल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी रेलवे सेक्टर के थे। सिमिलरली हमारे पास जब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे थे, तो मैं उसमें से दिखाता हूँ भारत डायनामिक। तो ये सेक्टर जो ये डिफेंस के स्टॉक्स थे, तो डिफेंस के स्टॉक्स ने अपने समय में बहुत पैसा बनाया। ये एक स्टॉक है जो 300 का 1500 तक गया। बट अगेन ये एक बेसिकली मिड कैप कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट भी उतनी ही तेजी से आता है। तो पहला वाला पॉइंट और दोनों वाला पॉइंट, ये दोनों चीज़ों को मिक्स अप करने की बात है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो सिर्फ लार्ज कैप और स्मॉल कैप में नहीं, हमें अक्रॉस द सेक्टर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कल भी मैं एक चीज़ को डिस्कस कर रहा था। आज की डेट में हमारे पास जो स्टॉक्स लाइक HUL, ब्रिटानिया, ये हमारे बेसिकली FMCG सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो FMCG सेक्टर के स्टॉक्स बेसिकली आज की डेट में सब डाउनफॉल पे हैं। हम और भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास नेस्ले है। नेस्ले का चार्ट चेक करें तो ये देखिए, ये सब डाउनफॉल पे है। तो ये एक बड़ी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में चल नहीं रही। बट अगर हम बात करें हमारे पास इंफोसिस, अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं इवन सेक्टर वाइज से लेके, तो आज की डेट में IT सेक्टर के स्टॉक जो है चल रहे हैं। तो आपको तब भी आपका पोर्टफोलियो जो है बैलेंस्ड रहेगा, आपको ऑल टाइम जो है एक प्रॉपर रिटर्न जनरेट करने में हेल्प आउट करेगा। तो इसमें भी आप एक TCS को, बड़ी कंपनियां हो गई, देन आप कोफोर जैसी मिड कैप स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट करिए। तो आप अगर डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो आपको हमेशा एक मार्केट में कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ साथ आपका रिस्क भी कवर होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट इज फाइनेंशियल हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पिछले सेशंस में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सिर्फ ना ही सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे करनी है, बल्कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस को भी अलोन नहीं लेना है, दोनों को मिक्स करके चलना है। दैट अप्रोच इज कॉल्ड टेक्नो फंडा अप्रोच। और उसमें हम देखते हैं कि ऐसी कंपनियां जो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनेरियो दिखा रही हैं, और एट द सेम टाइम उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के लिए आपके पास फिर से वही एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा खासा पैसा बनाया। नाउ वो टेक्निकली भी साउंड है, क्योंकि वो उसके ऊपर स्टॉक का डिमांड है, लोग उसको खरीद रहे हैं। तो आप देखिए, इस एरिया में उसके पास अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो P&L है, हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको पिछले 4 सालों में एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ भी नजर आएगी। तो जहाँ कहाँ 21 के 2021 में मोतीलाल ओसवाल 3626 का सेल्स था, आज की डेट में वही 9087 करोड़ का सेल्स हो गया है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है 1265 से बढ़ के 3391 हो गई है। तो ये कंपनी जैसे जैसे अपने फाइनेंशियल्स इंप्रूव करती जाएगी, वैसे वैसे इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जाएगा। बैलेंस शीट स्ट्रांग होने से मेरा सबसे बड़ा पैरामीटर का फैक्टर होता है कि आप हमेशा देखें कि रिजर्व्स कैसे मूव कर रहे हैं। अगर कंपनी का रिजर्व्स जो है, रिजर्व यानी कि कैपिटल के नीचे की आइटम जो होती है, इसमें बेसिकली आपके जितने भी कैश प्रॉफिट्स आते हैं बाकी सब एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद, वो जुड़ना शुरू होते हैं। तो अगर ये रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी की नेटवर्थ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ BSE का। BSE जैसे ही लिस्टिंग हुई, तो BSE ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया। BSE, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि हमारी मार्केट में वॉल्यूम्स जो है ट्रेडिंग के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को कैप्चर करते हुए आप इसकी ग्रोथ देखिए, कहाँ 630 करोड़ की रेवेन्यू था 2021 में, आज की डेट में इसका रेवेन्यू जो है 2400 करोड़ का है। तो ये कंपनी ने 4 गुना अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। एट द सेम टाइम 142 से लेके 823 करोड़ का इन्होंने सेल्स का भी अपना 4 गुना बढ़ाया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है अपना रिजर्व्स। इनके रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं।
तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए जब आप किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं कभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये मेरा बहुत ही सिंपल सा रूल है, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। इवन वेन की कंपनियां जो हैं वो बहुत ही बढ़ रही हैं, मैं तब तक उस कंपनी को रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर कहीं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ जी, आपने जोमेटो को मिस किया, और आपने ओला की बात करते हैं। ओला, आप कहेंगे कि हाँ ओला ने आते सारी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाया, बट एट द सेम टाइम ओला जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं इस चीज़ के बारे में अपना राय शेयर कर रहा था आईपीओ के टाइम पे भी, कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। तो आप देखें, तो जैसे ही स्टॉक लिस्ट हुआ अपना 91 पे, इट मेड एन हाई ऑफ 150, बट उसके बाद इसमें धड़ाधड़ गिरावट आई, क्योंकि इसके नए नए क्वार्टर्स का जैसे ही रिजल्ट आता गया वो लॉस मेकिंग था। तो ओला जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस में पोस्ट करी है। तो मैं कभी भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो और वही मेरी हमेशा दूसरों को भी राय रहती है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, 2-4 हज़ार कंपनी लिस्टेड हैं। आपको लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है? आप बहुत सारी और कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए गिन के 7-8 कंपनियां और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंपनियों की जरूरत है। बेटर टू फोकस ऑन द कंपनीज जो कंसिस्टेंट अर्निंग्स बना रही हैं, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लोज ओके हैं, वो ऐसे सेक्टर में काम कर रही हैं जो बढ़ने के कगार पे है, और आपको एक कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक प्राइस, क्योंकि उसकी डिमांड आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से इज वैल्यूएशन मैट्रिक्स। वैल्यूएशन मैट्रिक्स बहुत ही डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है। अगर हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना चाहें तो पीई और पी प्राइस टू बुक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में भी ये शेयर किया था। एक बुक लिखी गई जिसमें नाम था लिटिल बुक स्टिल बीट्स द मार्केट। उसमें ऑथर ने एक सिंपल सा रूल बनाया था। हाई आरओसीई कंपनीज जो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करेंगी, बट एट द सेम टाइम वो कंपनी हमें लो पीई पे मिलनी चाहिए। तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप उसको लेके चलते हैं। देन सिमिलर लॉजिक लोग को कंपनियां इन्वेस्ट करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ अगर स्टॉक का प्राइस जो है अपनी स्टॉक बुक प्राइस टू बुक रेशियो से नीचे चल रहा है तो वो वैल्यू बाय है। उसमें लॉजिक ये है कि अगर हम कंपनी जो है बैंकरप्सी की ओर भी चली जाती है तो जितना पैसा उसका आएगा तो हर एक शेयर होल्डर को मिलेगा, वो पैसा बेसिकली उसके मार्केट शेयर कैपिटल से कम है। तो इसका मतलब है कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। देन डिविडेंड यील्ड हाई होनी चाहिए। अगर किसी को डिविडेंड यील्ड के लिए इन्वेस्ट करना है तो मोस्ट प्रोबेबली पीएसयू स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा 6, 7 से 8। और हमने देखा वेदांता जैसी कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड आजकल डिक्लेयर कर रही है। तो दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर। पर अगर हम कहें कि हमें ग्रोथ स्टॉक्स पकड़ने हैं तो ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स वहाँ पे बिल्कुल ही डिवर्सिफाई हो जाएंगे। पीई हैज़ नो रेलिवेंस एज फार एज द ग्रोथ कंपनीज आर कंसर्न। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ अभी। हमारी पास ऑफिस जो रिसेंट लिस्टेड कंपनीज है, कोवर्किंग स्पेस में ये कंपनी काम कर रही है। तो कोवर्किंग स्पेस में ये कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब है ये सेक्टर जो है ये फ्यूचर का सेक्टर है, ना कि ऐसा सेक्टर कि हाँ जिसमें हम पास्ट की बात करें। और आज की डेट में इसका पीई जो है 427 है ना। ये बेसिकली एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे इसका पीई मायने नहीं रखेगा। आप कंपनी का ग्रोथ अलग तरीके से मेजर करेंगे। देखिए, अगर 2022 में हम देखें तो उसका सेल्स जो था 250 करोड़ था, आज की डेट में उसका रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ है। तो कंपनी जैसे जैसे अपना स्केल अचीव करेगी वैसे वैसे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आती जाएगी। तो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है जब आप ग्रोथ स्टॉक्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास एशियन पेंट्स का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। एशियन पेंट्स में हम देखें तो जैसे ही पोस्ट कोविड लेवल पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो एशियन पेंट्स का स्टॉक जो था वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है। ये 2019 से लेके इतने तक का पीरियड। इस टाइम पे इस टाइम पे हमने देखें तो 2019 में जहाँ पे इसका पीई रेशियो जो था वो करीब करीब 60 के करीब चल रहा था, वहाँ ये एक्सपैंड होकर 100 तक चला जाता है। तो ग्रोथ कंपनीज में जो पीईज जो हैं वो एक आउटडेटेड पैरामीटर हो जाते हैं वैल्यूएशन के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं कि कंपनी किस रेट से अपना सेल्स को ग्रो कर रही है और किस रेट से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। अगर कंपनी अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पा रही है तो वहाँ पे मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी और स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका पीई रेशियो का एक्सपेंशन आपको दिखेगा। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हर एक स्ट्रैटेजी के लिए डिफरेंट होते हैं और आपको चूज करना होगा कि आपके लिए सूटेबिलिटी कौन सी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रोथ पोटेंशियल।
ये एक वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का। बट ग्रोथ पोटेंशियल के लिए अगर आपको देखना होगा तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी होगी जो आने वाले समय में बड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब है आज के समय में आइदर वो कंपनियां स्मॉल कैप हैं और या फिर मिड कैप हैं। तो ऐसे कुछ अगर एग्जांपल्स आप ढूंढ पाए तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो मिलता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको हायर रिटर्न्स अचीव करने का मौका मिलेगा। मैं आपको कुछ कंपनियां अभी दिखाता हूँ। ब्लू जेट हेल्थ केयर ये कंपनी लिस्ट हुई है पिछले हाल ही कुछ एक साल में। तो ये कंपनी जो बनाती है ये एक ऐसे केमिकल्स बनाती है बेसिकली जो जिसको बोलते हैं कंट्रास्ट मीडिया, जो एक्सरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे हमारी इंडिया में डायग्नोस्टिक बढ़ेगा और डायग्नोस्टिक्स में स्पेशली हमारे एक्सरेज और एमआरआई की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तैसे तैसे इस कंपनी का मार्केट का स्कोप बढ़ेगा। और यही कंपनी आज की डेट में ये सिर्फ 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है और ये सेल्स कमा रही है 722 करोड़। अगर ये इसी सेक्टर की तरफ बढ़ेगी तो ये ग्रो करेगी और उसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करने को मिलेगा। और इसके रिटर्न्स देखें तो आज की डेट में ये 350 का शेयर तो ऑलरेडी 1.5 गुना से इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर दिया है विद इन ए ईयर फ्रॉम दिस लिस्टिंग। देन अभी मैंने एग्जांपल आपसे और भी शेयर किया था, वो है काइंस। काइंस टेक्नोलॉजी, ये हमारी कंपनी जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनी है। आप देखें यहाँ पे 27 पीई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि ये ग्रोथ कंपनीज हैं। तो यहाँ पे अलग सिनेरियो होगा। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों का 48% है। ये हाई सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी है क्योंकि हम बहुत ही सरकार बहुत ही तवज्जो दे रही है कि इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ानी है और स्पेशली आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। और जैसे ही हमारी इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं तैसे ही ऐसी कंपनियां जो हैं वो उसका बेनिफिट ले रही हैं। तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करें ग्रोथ पोटेंशियल में, जैसे यहाँ डिफेंस के स्टॉक्स हमने बात करी। डिफेंस एक थीम आया था पीछे। फिर हमारे पास थीम आया था कि रेलवेज के स्टॉक्स का थीम आया था, वो एक इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बात करके हटा हूँ कि हाँ, आपने देखा मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक फ्यूचर का सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल बन रहा है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल लैंडस्केप जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। मोर एंड मोर डीमैट अकाउंट्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर। हमारे जो मिड इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनका स्केल बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड्स जो अवेलेबल है एज अ पैसिव इन्वेस्टर इज म्यूचुअल फंड्स। तो उनकी इस तरफ से ये जो ग्रोथ आ रही है ये सारी की सारी कंपनियां इसको कैप्चर कर रही हैं। सेम लेवल पे है, मैं आपको दिखाता हूँ आनंद राठी वेल्थ। इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां इसी चीज की इसी ट्रेंड को कैप्चर करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो हो गया हमारा बातचीत ग्रोथ पोटेंशियल की। देन हमें ये देखना चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभार कुछ लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ऐसी कंपनियों में जो अपर सर्किट की ओर जा रहे हैं। ना प्रॉब्लम ये होती है कि वो इलिक्विड अगर स्टॉक्स हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो बेसिकली पेपर प्रॉफिट ही रह जाएगा। अगर कंपनी इलिक्विड है तो आपको वो गिरती हुई मार्केट में लोअर सर्किट्स लगेंगे और वो आपको अपना स्टॉक बेचने नहीं देगी। दिस बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी कंपनी जिसमें आप निवेश करने वाले हैं उसमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ लिक्विडिटी है ताकि जब आप चाहें बिना इम्पैक्ट किए प्राइस को उसमें एंटर कर सकें और बिना प्राइस इम्पैक्ट के आप उसको सेल भी कर सकें। तो ये था टॉपिक आज का जिसको मैंने आपके सामने डिटेल में रखने की कोशिश की है। क्राइटेरिया फॉर स्टॉक सिलेक्शन, अगर आप इन 6 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए एक बेटर यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स डिफाइन कर पाएंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट करेंगे, आप उसको स्टडी कर पाएंगे और आप एक फाइनल स्टॉक तक पहुंच पाएंगे। तो यू फॉलो दिस मेथड एंड इसे आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है आसान और प्रॉफिटेबल बनने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल त्रिहन टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी इस चैनल के शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।